जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और आप भी खुशी से झूम रहे होंगे क्योंकि आज आपके देश में पूरी दुनिया मेहमान बनकर आई हुई है। आपको पता ही है कि भारत की अध्यक्षता में 9 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और जिसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई थी पहले से ही। और इस सम्मेलन में नई दिल्ली में अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है और जिसके अंदर ये सारा कार्यक्रम होने वाला है, जो प्रगति मैदान, दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान में स्थित एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। इसके बारे में भी जानेंगे कि भारत मंडपम क्या है, इसकी क्या खासियत है, किस प्रकार से ये लोगों को आकर्षित कर रहा है जो हमारे मेहमान दुनिया भर से आए हुए हैं। और भी जानेंगे कि अफ्रीकन यूनियन को किस प्रकार से G20 का नया सदस्य घोषित किया गया है। सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। तो चलिए, भारत की अध्यक्षता में 9 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में जो आपका मंडपम कन्वेंशन है, ये क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर को विशेष रूप से तैयार किया गया है और इस समिट में दुनिया के कई देशों के नेता शामिल हो चुके हैं और इस बैठक में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, बुनियादी ढांचे, सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। जहां पर थीम की बात करेंगे वन अर्थ वन फैमिली की बात की जा रही है, वसुधैव कुटुंबकम की बात की जा रही है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन लोग ऐसे हैं जो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। तो इस सम्मेलन में कुछ देश के शीर्ष नेता भाग नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी मजबूरी है। इस लिस्ट में अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर नहीं आ रहे हैं। इटालियन पीएम जियोर्जिया मेलोनी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो भी इस श्रृंखला में शामिल हैं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति की पुष्टि अभी तक नहीं स्थिति की थी और उम्मीद है कि शायद आ चुके होंगे। इनकी जानकारी अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हो पाई है। वहीं अगर हम बड़े नेताओं की बात करेंगे जिनमें चीनी राष्ट्रपति यानी कि हमारे पड़ोसी देश चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें शामिल नहीं हुए हैं और जिसकी आधिकारिक पुष्टि की अगर बात करें तो आए ही नहीं हैं, तो क्या बात किया जाए। साथ ही साथ स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करवाई है क्योंकि वो कोविड-19 पॉजिटिव हैं। और G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने वाले में एक और बड़े राष्ट्रपति हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और वो भी आज 9 सितंबर को भारत में उपस्थित नहीं हैं। तो ये इतने से कुछ चंद लोग हैं जो अपनी मजबूरियों की वजह से भारत नहीं पहुंचे हैं। और मैंने पहले भी बात की है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से उनको पता है कि उनकी गिरफ्तारी का वारंट भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी है। तो भारत आने पर शायद उनको कुछ दिक्कत हो जाए या उनसे सवाल जवाब किए जा सकें। साथ ही साथ चीन की बात करें तो कोविड-19 में किस प्रकार से वो दुनिया में उसकी घून-घार कहते हैं ना कि बेइज्जती हुई थी और उसको भी पता है कि भारत आने पर उससे इसके सवालात किए जा सकते हैं। और कुछ बात करेंगे अगर तो चीन जो है भारत के बढ़ते हुए कद को देखकर परेशान है और साथ ही साथ भारत जो वन अर्थ वन फैमिली की बात कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है, तो चाइना जो है इस पर विश्वास नहीं रखता है क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे उनका खुद का शी जिनपिंग का शासन है। और साथ ही साथ बात करें अगर लोकतंत्र की बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं वो सारे के सारे देश यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि क्या है भारत मंडपम। भारत मंडपम नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है जिसको देश में होने वाले बड़े आयोजनों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। भारत मंडपम को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम में भारत और G20 के विशेष आमंत्रित लोगों सहित 29 देशों की विविध परंपराओं का प्रदर्शन करने का अवसर इसमें प्राप्त है। इस प्रदर्शन में भौतिक और आभासी प्रदर्शनियों को शामिल किया गया है। अगर कुछ पॉइंट्स में इसको समझना चाहेंगे तो भारत मंडपम एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र है जिसे हम IECC के नाम से जान सकते हैं, जिसे एक राष्ट्रीय परियोजना के तहत विकसित किया गया है। भारत मंडपम एक नया सम्मेलन कॉम्प्लेक्स है। इसे वैश्विक व्यापार सम्मेलन या किसी अन्य प्रकार के बड़े सम्मेलनों के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 26 जुलाई को इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था और इसमें एक कन्वेंशन सेंटर, प्रदर्शनी हॉल और एक एम्फी थिएटर
सहित अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल की संयुक्त क्षमता ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ओपेरा हाउस की क्षमता से अधिक है। भारत मंडपम शब्द की उत्पत्ति भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम के विचार से हुई है, जो सार्वजनिक समारोहों के लिए एक मंडप था। भगवान बसवेश्वर एक हिंदू शैव कल्याणी चालुक्य राजवंश के शासनकाल के दौरान समाज सुधारक थे। इसका स्ट्रक्चर शंख के आकार से प्रेरित है। इसकी दीवारें और अग्रभाग भारत की पारंपरिक कला और संस्कृति के कई पहलुओं को दर्शाते हैं, जिनमें सूर्य शक्ति, शून्य से इसरो आदि शामिल हैं। सूर्य शक्ति और ऊर्जा के दोहन में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डालती है। साथ ही पंच महाभूत ब्रह्मांड के मूलभूत तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सभी शामिल हैं। सरकार के एक बयान के अनुसार अगर हम बात करेंगे, जो दैनिक जागरण के अनुसार हमें प्राप्त हुई है, इस कन्वेंशन सेंटर को बनाने में लगभग 2700 करोड़ के रुपए के साथ लागत आई हुई है। यह प्रमुख वैश्विक व्यापार गंतव्य के रूप में भारत की क्षमता को दर्शाता है। यह कन्वेंशन सेंटर लगभग 123 एकड़ में फैला हुआ है। भारत मंडपम को भारत के सबसे बड़े MICC यानी कि बैठकें, प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियों के लिए बनाया गया है स्थल के रूप में इसको विकसित किया गया है। यह परिसर विश्व स्तर पर शीर्ष प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में से एक है। भारत मंडपम भवन का वास्तुशिल्प डिजाइन भारत की समृद्ध परंपराओं से जुड़ा हुआ है। यह आधुनिक सुविधाओं और समकालीन जीवन को अपनाते हुए देश की विरासत को प्रतिबिंबित करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देख रहे हैं लगातार तस्वीरों में किस प्रकार से यहाँ पर हमारे जो मेहमान आए हुए हैं, इसको देखने के बाद कितना खुश हो रहे हैं और कितनी यहाँ पे घूमते फिर रहे हैं, और प्रधानमंत्री से जब ये मिल रहे हैं तो कितने गर्मजोशी के साथ उनसे मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आगे अगर हम बात करेंगे कि एशियाई देशों को किस प्रकार से इसमें शामिल किया गया है, एशियाई देश नहीं अफ्रीकी देशों की बात कर रहे हैं, तो कैसे रंग लाई भारत की पहल और एक कदम से 55 अफ्रीकी देशों को कितना फ़ायदा मिला है, और प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार से इनके लीडर को बुलाया। जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री खुद जाते हैं, हाथ पकड़ के लाते हैं और प्रधानमंत्री उन्हें गले लगाकर उनको उनकी कुर्सी तक पहुंचाते हैं। ये सारा नज़ारा देखने वाला आज अद्भुत था। आप चित्रों में लगातार देख रहे हैं, मंडपम की चित्र देख रहे हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी से लोगों की मुलाकात के चित्र देख रहे हैं। कोणार्क का सूर्य जो घड़ी लगी हुई है उसको आप देख रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है भारत में 9 सितंबर और 10 सितंबर को चलने वाला। तो आज हम जान रहे हैं कि 9 सितंबर शाम 6 बजे तक क्या क्या बड़ी घटनाएं घटी हुई हैं। G20 समिट की शुरुआत नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में हो गई और पहले दिन ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का अस्थायी सदस्य बनाने का बड़ा ऐलान किया है, और इसका समर्थन यूरोपियन यूनियन और चीन ने भी किया है। इस ऐलान के बाद अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली ओस्मानी ने पीएम मोदी को गले लगा लिया। इस एक कदम से 55 अफ्रीकी देशों को जहां एक तरफ फ़ायदा होगा, वहीं दूसरी तरफ G20 का दायरा भी बढ़कर अब 21 देशों का हो जाएगा। यानी कि अब इसका नाम भविष्य में बदलकर G21 भी हो सकता है, या G21 वही होगा और क्या, 21 देशों का जब समूह हो जाएगा। तो भारत ने ये प्रस्ताव रखा था और सभी ने इस पर सहमति जाहिर कर दी थी। अफ्रीकन यूनियन को G20 का अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव भारत ने ही रखा था, जिसका सभी ने समर्थन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा, सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की अस्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इस प्रकार से जब उन्होंने आमंत्रण किया, बुलाया उनको, फिर उसके बाद जयशंकर प्रसाद जाते हैं, उनको अपने साथ लेकर आते हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री उन्हें गले लगाकर चेयर तक पहुंचाते हैं। अफ्रीकन यूनियन के G20 समिट का अस्थायी सदस्य बनने से 55 देशों को फ़ायदा मिला। अफ्रीकन यूनियन की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो 26 मई 2001 को अदीस अबाबा इथोपिया में हुई थी और 9 जुलाई 2002 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में लॉन्च किया गया था। इसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन की जगह ली थी। वैश्विक GDP में इसका योगदान 18.81 हज़ार करोड़ रुपए है। अफ्रीकन यूनियन का उद्देश्य
देश के आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को चर्चा करना और उनका स्थायी समाधान निकालना है। अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होने के बाद अब इसका नाम बदलकर G21 हो सकता है, अभी इसका नाम संभावित है। गौरतलब है कि ग्लोबल साउथ का नेता बनने के लिए चीन और भारत के बीच होड़ चल रही है। ऐसे में चीन भी अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। खैर, यहाँ पर प्रधानमंत्री मार ही ली है। तो इस प्रकार से आपने जाना आज की जो सबसे बड़ी बात थी अफ्रीकन यूनियन के बारे में, जिसको शामिल किया गया है, और G20 जिसका हम कई महीनों से जिक्र सुन रहे हैं भारत में, उसका नाम भी भविष्य में बदल कर G21 रखा जा सकता है। और आज एक और बड़ी अपडेट निकल पे आई है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आकर या अपने बयान के द्वारा उन्होंने इसकी घोषणा की है। दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन जो चल रहा है, सम्मेलन के पहले दिन शनिवार यानी कि आज 9 सितंबर को नई दिल्ली G20 साझा घोषणा पत्र को मंजूरी भी दी गई है। समिट के दूसरे सेशन में पीएम मोदी ने इस बारे में घोषणा करते हुए G20 शेर्पाओं, मंत्रियों और सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक खुशखबरी मिली है कि हमारी टीम के कठिन परिश्रम और आप सबके सहयोग से G20 लीडर समिट के डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि लीडर्स डिक्लेरेशन को भी अपनाया जाए। मैं भी इस डिक्लेरेशन को अपनाने की घोषणा करता हूँ। इन मुद्दों पर बात करते हुए क्या है, आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। घोषणा पत्र को मंजूरी मिलने पर G20 शेर्पा अमिताभ कांत ने एक्स यानी कि ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें इन्होंने लिखा है, नई दिल्ली G20 घोषणा पत्र मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास SDG पर प्रगति में तेजी लाना है। सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान और बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के शुभारंभ की भी घोषणा की है। जैव ईंधन मतलब जो प्राकृतिक नेचुरल बनाने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में कहा कि हम वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बना रहे हैं और भारत आप सभी को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने के लिए वैश्विक स्तर पर पहल का प्रस्ताव किया है। मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक आपको कार जो लॉन्च हुई थी, नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, और उसमें हमने इथेनॉल को एक्सप्लेन किया हुआ था कि इथेनॉल किस प्रकार से बनता है और भारत में पेट्रोल की जगह पर यानी कि जो पेट्रोलियम तेल हैं उनकी जगहों पर इथेनॉल का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन भविष्य में इथेनॉल कार भी लॉन्च की, जो अपनी कार लॉन्च हुई है 100% इथेनॉल है, लेकिन भारत अभी पूरा इथेनॉल पर काम नहीं कर रहा है। 20% पेट्रोल में ये मिलाने की बात हो रही, क्योंकि ये अनाजों से बनता है, जैसे चावल, धान की भूसी, मक्का और साथ ही साथ गन्ने से ये बनता है। तो पहले भारत अपने यहाँ भोजन की व्यवस्था करेगा और साथ ही साथ जब उससे बच जाएगा फिर उत्पादन बढ़ाकर वो एथेनॉल बनाने का काम करेगा। और इसीलिए भारत वैश्विक स्तर पर इसकी पहल का प्रस्ताव G20 में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 उपग्रह मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। मेरा प्रस्ताव है कि G20 देश ग्रीन क्रेडिट पहल पर काम करना शुरू करे और विकसित देशों में इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यानी कि इथेनॉल प्रोजेक्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर देते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि आज पूरे दिन में क्या हुआ है और किस प्रकार से भारत ने G20 सम्मेलन को आज के दिन में ये 2 बड़ी खबरें आपको देखने को मिली। हमने क्या क्या जाना, इसकी अगर हम चर्चा करें तो हमने जाना कि भारत मंडपम क्या है, और साथ ही साथ हमने जाना कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया है, और हमने ये भी जाना कि भारत इथेनॉल मिश्रण में 20% पेट्रोल में मिलाने के लिए इथेनॉल पर वैश्विक स्तर पर भी पहल का प्रस्ताव रख दिया है। अब देखने वाली बात है कि इन सारी चीज़ों पर क्या चीज़ें होने वाली है। G20 देश ग्रीन क्रेडिट पहल पर काम करना शुरू करें तो इससे पूरी दुनिया में जो पर्यावरण संरक्षण की बात की जा रही है उसके लिए भी काफ़ी लाभ होंगे, क्योंकि इथेनॉल का प्रयोग जितना ज़्यादा किया जाएगा उतने ही हम वायु प्रदूषण से बचते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें सारी की सारी समझ में आ गई होंगी कि क्या पूरे दिन में चला हुआ है, और सारी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। अगर प्रमुख मेहमानों की हम बात करें तो अमेरिका से बाइडेन आए हुए हैं, ब्रिटेन से ऋषि सुनक आए हुए हैं, और G20 का सदस्य देश ना होते हुए भी
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आई हुई हैं और भी कई मेहमान ऐसे हैं जो G20 के सदस्य नहीं हैं, फिर भी वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवेदन पर, आमंत्रण पर भारत पहुंचे हुए हैं और बहुत सारे देशों के प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर हो रहे हैं। और भारत इस समय पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व G20 के माध्यम से कर रहा है और भारत की देश की राजधानी दिल्ली इस समय दुनिया भर के शीर्ष नेतृत्व करने वाले जो लीडर हैं उनका स्वागत कर रही है और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर दुनिया को किस प्रकार से सुरक्षित संरक्षित किया जाए, एक पृथ्वी एक परिवार की बात की जा रही है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचार G20 के बारे में भी कमेंट बॉक्स में प्रेषित कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।